आज के मुख्य समाचार। सुबह शाम दोनों सत्रों में उठा रही स्केटिंग का लुत्फ। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में ऊना में कांग्रेस की आक्रोश रैली। बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष। ऊना में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। शिमला में लोहड़ी पर्व पर बाजारों में उमड़ी रौनक। विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक टिप्पणी से प्रशासनिक हलकों में हलचल। एचआरटीसी जनसेवा से जुड़ा विभाग, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। अब समाचार विस्तार से। लोहड़ी के पावन पर्व के अवसर पर राजधानी शिमला के बाजारों में दिन भर रौनक और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों विशेषकर लोअर बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ठंड के मौसम के बीच लोहड़ी की तैयारियों ने बाजारों को गर्मजोशी से भर दिया। इस दौरान काले तिल के लड्डू की सबसे अधिक मांग देखने को मिली, जो 500 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। महंगे होने के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई और दुकानों पर लगातार ग्राहक पहुंचते रहे। लोहड़ी पर्व को लेकर मूंगफली, गच्चक, अलसी के लड्डू, रेवड़ी इत्यादि की जमकर बिक्री हुई। शहर के अलग अलग हिस्सों में दुकानदारों द्वारा मूंगफली, रेवड़ी और गच्चक के अस्थायी स्टॉल लगाए गए थे, जहां सुबह से देर शाम तक चहल पहल बनी रही। बाजारों में मिठाइयों की खुशबू और लोगों की आवाजाही ने पर्व का उत्साह और बढ़ा दिया। दुकानदारों का कहना है कि इस बार लोहड़ी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग न केवल अपने घरों के लिए खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि रिश्तेदारों को देने के लिए भी पारंपरिक खाद्य सामग्री बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार लोहड़ी के चलते बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्थानीय कारोबार को लाभ मिल रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लोहड़ी का पर्व नई फसल और नए वर्ष के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार सामूहिकता, खुशहाली और समृद्धि का संदेश देता है। लोग पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार लोहड़ी को अग्नि प्रज्वलित कर उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और परिवार व समाज के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कई परिवार अपने घरों में लोहड़ी मनाने की तैयारियों में जुटे रहते हैं और मूंगफली, रेवड़ी व गच्चक का आदान प्रदान अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ करते हैं। लोहड़ी के अवसर पर शहर में उत्सव का विशेष माहौल देखने को मिला। बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। कुल मिलाकर लोहड़ी पर्व ने शिमला के बाजारों में परंपरा, संस्कृति और उत्साह का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। इस शुभ अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने की तैयारियां पूरी की। हम शिमला के लोकल निवासी है। आज लोहड़ी का पर्व है। जैसे कि हिमाचल में मैक्सिमम सभी जो फेस्टिवल मनाते हैं धूमधाम से, ये भी हमारा एक वार्षिक जो त्यौहार है, भी बड़ी खुशी और आनंदपूर्वक मनाते हैं। तो बाकी सभी हिमाचल निवासियों को लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं। नया साल है, नए साल का आगाज़ है, नई फसलों की शुरुआत होती है। चलो प्रकृति है, अपने हिसाब से ही चलेगी। थोड़ा सूखा भी पड़ा हुआ है, बारिश आएगी तो चलो खुशी की एक लहर दौड़ पड़ेगी। बाकी सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं हैं। त्यौहार अच्छे से मनाएं। खुशियों का त्यौहार है हमारा, ये रहता ही है, पारंपरिक त्यौहार है और मनाना भी चाहिए। बाकी सभी की शुभकामनाएं। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदले जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने ऊना में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाद में उपायुक्त ऊना को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजनाओं के नाम बदलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है और यह फैसला गरीबों, ग्रामीणों और मजदूर वर्ग के अधिकारों पर सीधा हमला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार मिला है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा में बदलाव कर आम लोगों के साथ धोखा कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में देश भर में उग्र आंदोलन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज देश का युवा ग्रामीण वर्ग आक्रोश में है और कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से संसद तक ले जाएगी। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि मनरेगा के स्वरूप और नाम के साथ छेड़छाड़ को लेकर पार्टी व्यापक जन आंदोलन चलाएगी और गरीबों के हक की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार केंद्र में बैठी है, उस सरकार ने एक जो पूर्व में यूपीए की जो हमारी सरकार थी, उन्होंने एक 100 दिन का रोजगार मनरेगा जो गारंटी लोगों की दी थी, उसका केंद्र सरकार ने स्वरूप बदलने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक कानून लेके आए, जिसमें उसका पूरा स्वरूप बदल दिया, उसका जो बजट था उसको बदल दिया, और जो हमारी पंचायतें थी जिनको पूरा स्वतंत्र अधिकार होता था कि वो अपनी मर्जी से पंचायत लेवल पे जो भी हमारी विकास की योजनाएं हैं, खेती खलिहान को मुरम्मत करने की जो योजना थी उसमें, और मनरेगा के माध्यम से जितने भी हमारी विकास की योजनाएं थी, वो जनता द्वारा चुनी हुई जो हमारी पंचायतें थी वो अपनी मर्जी से जो है वो विकास की योजना बनाती। जो स्वरूप बदला है उसमें जो हमने 100 दिन का गारंटी दी थी, अब उस पूरे स्वरूप को बदल दिया है। अब उसमें जो बजट है, क्योंकि जो लेबर थी जो मनरेगा की, वो पूरे का पूरा बजट जो है केंद्र सरकार से आता है। अब उन्होंने उसमें कुछ जो है पाबंदियां लगा दी कि भाई जैसे हमारा 50,000 करोड़ का जो बजट है मनरेगा का जो प्रदेश के लिए था, अब उन्होंने कहा कि जो है इस परिस्थिति में जब हमारा प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है कि वो भी कुछ उसमें जो है अपनी तरफ से बजट डालेंगे, तो जो है केंद्र सरकार जो है बजट जारी करेगी। तो ये बिल्कुल जो योजना है जो ये संसद के अंदर लेके आए हैं, कांग्रेस पार्टी इसका कड़े शब्दों में निंदा करती है और इस जनता के माध्यम से मांग करती है कि इसके स्वरूप को ना बदला जाए। जैसे 100 दिन का रोजगार की जो गारंटी यूपीए गवर्नमेंट ने अपने समय में दी थी, ये उसी तरह से रहनी चाहिए, ताकि जो चुनी हुई पंचायतें हैं उनके अधिकार ना छीने जाएं, उनको अपनी मर्जी से अपनी पंचायतों का अपने क्षेत्र का विकास करने का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। और कांग्रेस पार्टी यही मांग कर रही है। हमारा जो ये 1 महीने का कार्यक्रम है, ये हम घर घर तक लेकर के जाएंगे कि ये जो स्वरूप बदला जा रहा है ये बिल्कुल जनहित में नहीं है, ये जनता के विरोध में है, ये जो जीते हुए पंचायतों के प्रतिनिधि हैं उनके विरोध में है, और जो पंचायत की हमारी जनता है, क्योंकि लोकतंत्र जो है सर्वोपरि है, कि उन चुने हुए लोगों को वो अधिकार रहना चाहिए कि वो हमारे अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, और ये बजट की जो कटौती की है ये भी उचित नहीं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक बार फिर संदिग्ध गतिविधि सामने आने से सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो चुकी है। जिले के एक गांव में खेतों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का लोगो लगा हुआ एक संदिग्ध गुब्बारा बरामद किया गया। यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब हाल के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी ड्रोन और संदिग्ध वस्तुएं मिलने की खबरें सामने आ रही है। गांव के स्थानीय लोगों ने खेतों में पड़े इस गुब्बारे को देखकर तुरंत पुलिस और गांव के प्रधान और प्रशासन को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए गुब्बारे को कब्जे में लिया और इसकी सूचना उच्च अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों को दी। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध गतिविधियों की खबरें लगातार सामने आ रही है। सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन मूवमेंट और अब इस तरह के गुब्बारों का मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऊना में मिले गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाम और चिन्ह होने की बात भी सामने आई है। इससे मामले की गंभीरता और बढ़ती जा रही है। घटना के बाद सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियां यह जांच कर रही है कि यह गुब्बारा कहां से छोड़ा गया, इसका उद्देश्य क्या रहता है और इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। हालांकि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गुब्बारे के साथ कोई संदिग्ध सामग्री या उपकरण जुड़ा हुआ था या नहीं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। गांव में इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने इस तरह की कोई भी चीज नहीं देखी थी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यह गुब्बारा पाकिस्तान की
इंदौर से छोड़ा गया है तो यह इतनी दूर ऊना तक कैसे पहुंचा? वहीं सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को हर एंगल से जांच कर रही है। क्या यह गुब्बारा हवा के रुख के कारण भटक कर यहाँ पहुंचा है या इसके जरिए किसी तरह की निगरानी या संदेश भेजने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल गुब्बारे को फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने की संभावना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें किसी तरह का उपकरण, कैमरा या अन्य तकनीकी सामग्री तो नहीं। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी कोई भी संदिग्ध वस्तु, गुब्बारा या ड्रोन दिखाई दे तो उसे छूने या अपने पास रखने के बजाय तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दे। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। ऊना में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा एक बार फिर देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन के बाद अब इस तरह के संदिग्ध गुब्बारों को मिलना सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। सुरक्षा एजेंसियां पूरी गंभीरता से मामले की जांच में जुटी हुई है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। मैं तो मार्केट सेल लाइन का काम करता हूँ। ये सुबह देखा 6 बजे, तो कुत्ते ने बताया, कुत्ता भौंका, उन्होंने देखने आए तो देखा ये लगा था। फिर मैंने भाई को फोन किया, अपने प्रधान जी को फोन किया, उन्होंने बोला कि आप छेड़ना मत, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो ये अक्षय ने मेरे को फोन किया था कि ऐसे ऐसे मैंने PIA करके गुब्बारा देखा है। फिर इसने मेरे को व्हाट्सएप पर फोटो भेजी जी। फिर मैंने वो थाना सदन में फोन किया और उन्होंने बताया कि हम भी आते हैं। तो फिर हम अब मौके पर आए हैं तो देख। नाहन में बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी मीडिया से रूबरू हुए और पेंशन व एरियर भुगतान को लेकर अपनी नाराजगी भी उनके द्वारा जाहिर की गई। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान समय में बिजली बोर्ड में कुल 13,500 कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें से 7,500 नियमित जबकि करीब 6,000 आउटसोर्स कर्मचारी है। वहीं बोर्ड से जुड़े पेंशनरों की संख्या लगभग 32,000 है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि पेंशन और एरियर के भुगतान को लेकर उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट के दबाव में बिजली बोर्ड ने भुगतान जारी करना शुरू किया है। बोर्ड द्वारा फिलहाल 75 से 80 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को एरियर दिया जा रहा है। हालांकि पेंशनरों का आरोप है कि 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक कोई भी एरियर या लाभ नहीं मिला है। इसी कारण पेंशनरों में भारी रोष है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मांग की कि सभी पेंशनरों को बिना भेदभाव के जल्द से जल्द उनके बकाया एरियर और पेंशन लाभ दिए जाए ताकि उन्हें बार बार आंदोलन या कानूनी रास्ता न अपनाना पड़े। मुख्य बात हमारी ये है कि आज की डेट में बिजली बोर्ड में हमारे 13,500 कर्मचारी हम रह गए हैं, जिसमें से 7,500 रेगुलर हैं और 6,000 हमारे आउटसोर्स हैं और पेंशनर 32,000 हैं। मुख्य बात हमारी ये रहेगी कि हमारे बोर्ड मैनेजमेंट ने अभी कुछ समय से हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट के ऊपर डिसीजन तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कोर्ट के दबाव से बोर्ड ने क्या किया कि पीस मिल में हमें जो है अमाउंट रिलीज करना शुरू कर दिया। उसमें 75 से 80 वालों को दिया, फिर 74, 73, 72, 71 ऐसे करेंगे। 71 साल तक के वालों को जो है ना एरियर जो है एक पिछली सरकार ने दिया था और 2 किस्तें इस सरकार इस टेनोर में दी गई हमें और रिमेनिंग हमारा जो है उसको देना है। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि जो हमारे कर्मचारी 1/1/16 के बाद के रिटायरी हैं, 1/1/16 के बाद के रिटायरी हैं और उनको जो है कोई भी एरियर जो है ना एक सिंगल पैनी नहीं दी गई है। उनको एक भी जो है पैसा नहीं मिला है। 1/1/16 के बाद के जो भी रिटायर हैं उनको लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन कोई भी चीज उनको नहीं दी गई है, जिसके लिए हमारे जितने भी हमारे जो 16 के बाद के पेंशनर हैं उनको जो है उनमें भारी रोष है और हमारी जो एसोसिएशन भी जो है ना इसकी डिमांड रखते हैं कि भी हम लोगों के जो ये पेंशनर हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र जो है ना वो उनके एरिया ना रिलीज किया जाए, ताकि उन लोगों की भी जैसी हमारी प्रॉब्लम जो सीनियर की है वैसी प्रॉब्लम हमारे जो है रिटायरी हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भी हमारे जितने भी अब रिटायरी हैं उनका जो एरियर भी जो है चाहे एक एट ए ग्लांस उनको 50% रिलीज कर दें और फिर उसके बाद 25 दे दो, फिर 25 दे दो, ताकि वो टाइम पे, क्योंकि ये 16 का एरियर है हमारा रिवाइज पे का, जो कि 22 में जाके आदेश हुए गवर्नमेंट के और 25 में भी जो है नहीं दिया गया है।
और जब पॉलिटिकली लोगों ने मतलब कि अपनी यूनियन के थ्रू जब उनके ऊपर प्रेशर डाला बोर्ड मैनेजमेंट पे, तो बोर्ड मैनेजमेंट ने उसको पीस मील पे देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी पेंशनर जो 1/16 के बाद के पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है पर्टिकुलरली, उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। एक सबसे बड़ा क्या है कि जो हमारे फैमिली पेंशनर है उनको 5 पेंशन अलाउंस मिलता है जो 65 साल पूरा कर लेते हैं, 70 साल पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए हमारी ये डिमांड रहेगी कि जो फैमिली पेंशनर है उनको भी जो उनके एज के हिसाब से जो चीज है वो उनको दे दी जाए। और एक हमारा मुख्य डिमांड रहेगी जो हमारी 13% जो एडीए हमारा ड्यू है, तो हम सरकार से भी और बोर्ड मैनेजमेंट से भी यही आग्रह करते हैं कि भी जो हमारे एडीए है वो शीघ्र से शीघ्र दिया जाए, क्योंकि हम सभी जो है ना वृद्ध अवस्था में है और सभी को पैसे की जरूरत है। धन्यवाद। देश भर से शिमला पहुंचे पर्यटकों के लिए आइस स्केटिंग एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राजधानी शिमला में भले ही अभी तक बर्फबारी नहीं हुई हो, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते लक्कर बाजार स्थित ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में प्राकृतिक रूप से बर्फ जम चुकी है। इसी के चलते स्केटिंग के शौकीन सुबह और शाम दोनों सत्रों में स्केटिंग का भरपूर आनंद उठा रही है। जगमगाती रोशनी और संगीत के बीच स्केटर्स के बीच फिसलने का रोमांच स्केटिंग प्रेमियों को खासा उत्साहित कर रहा है। ठंड के बावजूद स्केटिंग के दीवानों के हौसले बुलंद है। बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी बड़ी संख्या में रिंग पहुंचकर आइस स्केटिंग का मजा ले रहे हैं। इस बार मौसम भी रिंग प्रबंधन के अनुकूल बना हुआ है, जिससे बर्फ अच्छी तरह जम रही है। इसी को देखते हुए इस सीजन में अधिक सत्र आयोजित किए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। नए साल की शुरुआत के बाद यह केवल तीसरा अवसर है जब शाम के सत्र में भी स्केटिंग करवाई गई है। सुबह के सत्र में जहां नियमित स्केटर्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं शाम के सत्र ने रिंग में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। शाम के ठंडे मौसम में रोशनी से सजे रिंग पर स्केटिंग का अनुभव स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बेहद खास रहा। पर्यटकों ने इस अनूठे अनुभव को यादगार बताया। गौरतलब है कि शिमला का आइस स्केटिंग रिंग एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग में से एक है। रिंग के आयोजक सचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि यदि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो शाम के और भी सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा और विवाद का विषय बन चुकी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने मंडी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के भाषण का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ बाहरी राज्य के आला IAS और IPS अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित उनके लिए सर्वोपरि है और इन हितों से किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां और दायित्व है। इन दायित्वों की मर्यादा में रहकर ही कार्य होना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि हिमाचल में सेवा देने के लिए आने वाले IAS, IPS और IFS अधिकारियों का स्वागत है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि वे प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी हिमाचल में रहे, यहाँ के लोगों की सेवा करे, लेकिन शासक बनने का प्रयास ना करें। हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है और इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मंडी में उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान से भी सहमत है। उनके अनुसार यह मसला आज का नहीं बल्कि काफी समय से चला आ रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और हाल ही में उप मुख्यमंत्री ने भी इस
से सार्वजनिक मंच पर रखा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह इस मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के संसाधन प्रदेश के लोगों के हैं, चाहे राज्य के अपने संसाधन हो या केंद्र से आने वाली सहायता, वह भी हिमाचल के लोगों की है। किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह इन पैसों की मनमानी बंदर बांट करे। इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, पहली बात तो देखिए मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरे लिए या हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी स्तर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हम एक यूनिकैमरल स्टेट में भी रहते हैं और एक फेडरल रिपब्लिक में भी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे केंद्र का अपना दायित्व है, प्रदेश का अपना दायित्व है और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, चाहे वो IAS के हैं चाहे वो IPS के हैं, वो किसी भी राज्य से किसी भी काडर में जा सकते हैं। दैट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड। मगर हमें ये चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है कि कोई भी अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो IPS है, चाहे वो HAS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IAS है, हिमाचल में उनका स्वागत है। हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचे के तहत उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। मगर हमें हिमाचल के हितों को भी साधना है। अगर हमें ऐसा लगता है, और मैं ये बात सोच समझ के कह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास ना करें। देखिए, नाम लेना सार्वजनिक रूप से सही नहीं है। जहाँ पर भी इस बात को रखना है वो रखेंगे और निश्चित तौर से रखेंगे, पूरे दमखम के साथ रखेंगे। हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरी किसी से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनल विवाद नहीं है। ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की है, ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के इंटरेस्ट की है और उसके लिए अगर हमें इस बात को कहीं पर भी रखना पड़े तो उसके लिए उससे हम गुरेज नहीं करेंगे। कि आज से ही है, कई समय से ये चीज़ रही है। ये तो बल्कि विधानसभा में आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अफसर जो है वो अपने हित के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने भी ये बात कही, ऐसा नहीं है। और डिप्टी CM ने भी ये बात करी। तो मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बात कह रहा हूँ। और मैं बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है। दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदर बांट करे, और ये बंदर बांट हुई है। तो ये इन चीज़ों को हम रखेंगे, सही रूप से रखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं, रिसोर्सेज प्रदेश के टैक्सपेयर्स के पैसे का है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने हिसाब से उसकी एलोकेशंस करे। दैट वी विल नॉट टॉलरेट। वी आर इलेक्टेड representatives. I am sitting in this office because of the mandate of the people of Himachal Pradesh. और उनकी जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ, मैं हिमाचल के लोगों की हितों की आवाज़ उठाता रहूँगा और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को
हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी, हरिपुर-धार बस दुर्घटना, इलेक्ट्रिक बसों, रोपवे परियोजना और जल आपूर्ति समेत कई अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एचआरटीसी को केवल मुनाफे के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह विभाग प्रदेश के लोगों की जरूरतों और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे जैसी व्यापक सुविधा नहीं है और ऐसे में आम लोग पूरी तरह बस सेवाओं पर निर्भर है। एचआरटीसी एक ऐसा विभाग है जिसके साथ लोगों का भावनात्मक रिश्ता है। घाटे और दुर्गम रूटों पर भी एचआरटीसी ही सेवाएं देती है। इसे सिर्फ मुनाफे के तराजू में तोलना गलत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिर भी कोशिश रहती है कि आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जहां संभव हो वहां मुनाफा भी कमाया जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस ट्रायल के लिए आई है, जिसका प्रदेश के 36 स्थानों पर परीक्षण किया जाना है। अभी ट्रायल चल रहा है। बस की क्षमता और प्रदर्शन को परखा जा रहा है। खास तौर पर यह देखा जाएगा कि क्या ये बसें प्रदेश के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है या नहीं। साथ ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी कर्मचारियों को भी हिम बस कार्ड बनवाने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कार्ड उनके पहचान पत्र, आईडी कार्ड की तरह होंगे। पहले जो कार्ड कर्मचारियों को दिए जाते थे, उनकी तुलना में अब बेहतर गुणवत्ता वाले नए कार्ड जारी किए जाएंगे। हरिपुर-धार बस दुर्घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं मौके पर गए थे और अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में करीब 80 यात्री सवार थे। ऐसे में ओवरलोडिंग भी हादसे की एक वजह हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हादसे का स्थान एक ब्लैक स्पॉट था और प्रदेश में कहीं ब्लैक स्पॉट मौजूद है, जिन्हें अब चिन्हित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बस का चालक उस रूट से परिचित था और ऐसा नहीं है कि उस मार्ग पर एचआरटीसी की बसें नहीं चलती है। एचआरटीसी की बसें वहां नियमित रूप से और ठीक तरह से चल रही हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने दो टूक कहा कि घाटे के रूटों पर भी एचआरटीसी ही सेवाएं देगी, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को समय पर और सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने माना कि एचआरटीसी की कई बसों की समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन जब तक 300 नई इलेक्ट्रिक बसें नहीं आ जाती, तब तक पुरानी बसों को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। देखिए, एचआरटीसी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जनता के सुविधा देने के लिए प्रदेश में चलाई गई और 50 साल हो गए एचआरटीसी को काम करते हुए हिमाचल प्रदेश में, और लोगों का इसके साथ भावनात्मक रिश्ता है। और लगभग 5 लाख लोगों को रोजाना ये ट्रैवल करवाते हैं विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई एयर लिंक बहुत ज़्यादा है, रादर नगण्य है, ना ही हमारे पास जो है रेलवे की ऐसी सुविधा है। तो ज़्यादातर जो है लोग एचआरटीसी पे डिपेंड करते हैं या फिर प्राइवेट बसेस पे हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि एचआरटीसी को जो है मुनाफे में करना चाहिए, तो ये आपका $1 बिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुविधा देनी है और रियायती सफ़र भी करवाना है। महिलाओं को रियायती 50% महिलाओं को रियायती सफ़र है। ऐसी बहुत कैटेगरीज हैं, 28 तरह की कैटेगरीज हैं जिनको रियायती सफ़र करवाया जाता है। और फिर सेकेंडली ये है कि घाटे के सारे रूट जो हैं वो एचआरटीसी चलाती है। दूर दुर्गम इलाके पे एचआरटीसी जाती है, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पे एचआरटीसी को बस भेजनी पड़ती है। और कोई डिज़ास्टर आ जाए, या पहले कोरोना आया था या और समय आता है, तो एचआरटीसी को ही सर्विस में प्रेस रखना पड़ता है। तो इसका मल्टीपल गतिविधियां हैं। फिर भी कोशिश रहती है कि एचआरटीसी जितना मुनाफा कमा सके। उसके अलावा गवर्नमेंट मदद करती है एचआरटीसी के संचालन में।
इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए। और HRTC के हमारे एम्प्लॉइज़ की सैलरी भी वही सैलरी है जो सरकारी कर्मचारियों की है, पेंशन है भी वैसे ही है। तो इसको प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि अब जो इलेक्ट्रिक बसेज आनी है 300 के आसपास, उसकी अभी एक बस आई है ट्रायल के लिए, और उस बस का ट्रायल चल रहा है क्योंकि उसको 18 डिपो में और 36 जगह ट्रायल होना है उसका। तो अभी वो अर्की में ट्रायल हुआ है, सोलन सराहन ट्रायल हुआ है, गिरिपार के इलाकों में ट्रायल हुआ है। तो अभी वो ट्रायल चल रहा है। तो एक बस आई है बन के, उसकी कैपेसिटी देखी जा रही है कि वो हिमाचल प्रदेश के दूर दराज दुर्गम पहाड़ी इलाकों को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। HRTC तो गवर्नमेंट से ही चलती है, गवर्नमेंट की मदद से ही चलेगी, क्योंकि HRTC एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। 5 लाख लोगों को घर तक पहुंचाती है, प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में जाती है। हर घाटे का रूट जो है HRTC चलाती है। और अभी आप हिसाब से पहले MLA आए थे, ये कहते इस बस को 3 किलोमीटर बढ़ा दो, दूसरा कहता है 5 किलोमीटर बढ़ा दो, कोई कहता है कि इसमें बच्चे आ रहे हैं उसको बढ़ा दो। तो ये तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर के हिसाब से हम इसको काम लेते हैं HRTC को। तो इसलिए इसको घाटे से तोलना तो कहीं भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जैसे हम बुज़ुर्गों को पेंशन देते हैं या महिलाओं को कोई देते हैं, मदद करते हैं। तो HRTC तो एक ऐसी सेवा है जो हिमाचल प्रदेश के जो पूरी जनसंख्या है उस हर व्यक्ति ने उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त सफ़र किया है, तो सबके काम आती है। तो मैं नहीं समझता कि इसका घाटे से मूल्यांकन किया जाए, क्योंकि कई दफ़ा 2 सवारियों को भी छोड़ने जाना पड़ता है, 4 को भी छोड़ने जाना पड़ता है। कई दफ़ा आगे रूट पूरी तरह जो है नाकाम होता है, लेकिन वो पब्लिक के प्रेशर में चलाना पड़ता है। तो इसका बहुत ज़्यादा घाटे से कोई, फिर भी जितना प्लगिंग की जा सकती है उतना हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी जो है बंदोबस्त कर रहे हैं।